हेलो एंड वेलकम टू राज एकेडमी। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सेट नंबर 2 बिहार स्पेशल का, जो कि एडुटेरिया की तरफ से आता है। आप लोग देख सकते हैं ए बुक, और बिहार के सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे बीपीएससी का, बिहार एसएससी, बिहार एसआई, बिहार शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस और बिहार के अन्य सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें केंद्रीय बजट का भी चर्चा किया गया है, बिहार बजट का, बिहार की जातिगत जनगणना, लोकसभा का आम चुनाव जिसमें बिहार के संदर्भ में क्या है उसको देखेंगे, जनगणना नवीनतम वन रिपोर्ट, ठीक है, 2021 वाला, बिहार के से संबंधित व्यक्ति और पुरस्कार, और बीपीएससी, सीडीपीओ, एओ, ऑडिटर, टीआरई 1, टीआरई 2 के जो प्रीवियस ईयर के पेपर है, इसमें बिहार स्पेशल से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसको भी यहाँ पे ऐड किया गया। टोटल 51 प्रैक्टिस सेट है इस बुक में, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं जो सेट नंबर 1 है, ऊपर 1 से लेकर यहाँ पे सेट नंबर 28 तक आपको प्रैक्टिस दिया हुआ है, और फिर यहाँ पे सेट नंबर 29 से लेकर सेट नंबर 51 तक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सभी को हम लोग देखेंगे बहुत डिटेल में। हमने यहाँ पे थोड़ा सा बहुत सा ज़्यादा जगह है, इसलिए यहाँ पे छोड़ा है ताकि हम यहाँ पे डिटेल डिस्कशन कर सके। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देखेंगे, प्रैक्टिस सेट नंबर 2 हम लोग देख चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? इसका स्थापना किया गया था जनकधारी प्रसाद के द्वारा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे पटना में किसके द्वारा किया गया था, पटना में इसकी स्थापना किसके द्वारा? मजहर उल हक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? मजहर उल हक के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1916 में किया गया था। ऐसे तो होम रूल आंदोलन 1916 में ही हुआ था, लेकिन पटना में कब हुआ था? 16 दिसंबर 1916 को हुआ था, ठीक है। अगर आपसे वही पूछे सारण में कब हुआ था, सारण में कब किसके नेतृत्व में हुआ था, तो बजरंग सहाय, सहाय बीएस लिख देते हैं, बजरंग सहाय। और साथ में इसके साथ थे तारिणी प्रसाद। कौन थे? तारिणी प्रसाद जो थे, ये दो लोगों के नेतृत्व में सारण में होम रूल लीग का आंदोलन हुआ था। अगर नेशनल लेवल की बात करें, थोड़ा सा हम यहाँ पे ऊपर जो जगह खाली है वहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर नेशनल लेवल की बात करें तो दो लोगों ने यहाँ पे शुरू किए थे, एक एनी बेसेंट के द्वारा यहाँ पे शुरू किया गया था, और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया था। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा पुणे वाले क्षेत्र में शुरू किया गया था, और 21 डेट में शुरू किया गया था। डेट आपको जरूर याद रखना है, 28 अप्रैल 28 अप्रैल 1916 में शुरू किया गया था, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। इसके अध्यक्ष जोसेफ जोसेफ वेप्टिस्ट, जोसेफ जे जे भी लिख देते हैं, आप समझ जाइएगा। जोसेफ वेप्टिस्ट है, ठीक है। और इसका सचिव कौन थे? इसके सचिव से भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो इसके सचिव किसे बनाया गया था? इसके सचिव एनसी केलकर को बनाया गया था, एनसी केलकर को इसके सचिव बनाया गया था। बाकी जो एनी बेसेंट कब शुरू किए थे, या सितंबर 1916 में शुरू किया गया था, मद्रास वाले क्षेत्र में शुरू किए थे एनी बेसेंट। और इनके साथ थे जे अरुंडेल थे, सीपी रामास्वामी थे, और बीपी वाडिया थे। कौन थे? बीपी वाडिया इनके साथ थे, ठीक है। एनी बेसेंट जो है इसी में न्यू इंडिया समाचार पत्र जो शुरू किए थे। और तिलक जी केसरी समाचार पत्र शुरू किए थे। जब होम रूल आंदोलन हुआ था, उसमें भारत के वायसराय कौन थे? यानी 1916 में भारत के वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। और इसी के काल में जो है भारत की राजधानी 1911 में कलकत्ता से दिल्ली कर दिया गया था, और बिहार को बंगाल से अलग कर दिया गया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में। उस समय भारत के वायसराय थे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार में सबसे महत्वपूर्ण सूफी संत निम्न में से कौन थे? सबसे महत्वपूर्ण सूफी संत बिहार में थे इमाम ताज फकीर। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। बोला बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण होती है? बिहार में शीतकालीन वर्षा जो होती है वो किसके कारण होती है? तो भूमध्य सागर की ओर से आने वाली चक्रवातों से। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भूमध्य सागर से जो चक्रवात आती है, ठीक है, उसके कारण जो है इसको हम लोग पश्चिमी विक्षोभ के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लौटते हुए मानसून से कहाँ? तमिलनाडु और केरल वाले क्षेत्र में लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। याद रखिएगा, भारत में सर्वाधिक वर्षा किससे होती है? भारत में सर्वाधिक वर्षा जो होता है वो दक्षिणी, ठीक है, और पश्चिमी मानसून से होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है भारत में लवणीय मृदा के प्रसार के लिए जाना जाता है। लवणीय मृदा के प्रसार का कारण यह बनता है, ठीक है। कौन सा? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। नेक्स्ट देख लेते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन 1986 में किया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1986 में किया गया था। 1987 से रिलेटेड एक क्वेश्चन याद रखिएगा कि 1987 में बिहार का के द्वारा जो पर्यटन है उसको उद्योग का दर्जा दिया गया था 1987 में।
5 नंबर है अशोक के शिलालेख के प्रमुख भाषा क्या है? अशोक के शिलालेख का जो प्रमुख भाषा थी वह प्राकृत भाषा थी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और जो अशोक के 14 शिलालेख से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। पहला शिलालेख में अशोक के द्वारा पशु बलि की निंदा की गई थी। दूसरे शिलालेख में चोल, चेर, चोल, ठीक है, ये याद रखिएगा, चोल, चेर, पांड और ताम्रपर्णी, ठीक है, केरलपुत और सत्यपुत्र, ठीक है, ये सभी राज्यों का उल्लेख अशोक के दूसरे शिलालेख में है। ठीक है, इसमें मनुष्य और पशु के लिए चिकित्सा का भी व्यवस्था है दूसरे शिलालेख में। तीसरे शिलालेख का जो है वह 5 वर्ष में जो उसके अधिकारी थे युक्ता, रज्जुक और प्रादेशिक, ये 5 वर्ष में क्या करेंगे? दौरा करेंगे। चौथे अभिलेख में क्या बताया गया है? वेरी घोष पर धम घोष का विजय बताया गया है। 5वें अभिलेख में क्या बताया गया है अशोक के? तो धम महामात्र की नियुक्ति की से संबंधित है। छठा अभिलेख जो है वह राजा जो है वह राजा के प्रजा के बारे में बताया गया है कि जो प्रजा है वह राजा के पुत्र है। 7वें शिलालेख में 7वें अभिलेख में सहिष्णुता से संबंधित है, यानी सभी धर्म को बराबर दर्जा दिया जाता है। 8वें अभिलेख में यह बताया गया है कि अशोक को बोध गया का उल्लेख, यानी अशोक का जो धम्म यात्रा था उससे 8वें शिलालेख में इसका चर्चा किया गया है। 9वें शिलालेख की बात करें तो विभिन्न प्रकार के समारोह की निंदा किया जाता है जिसमें बहुत सारे धन की खर्चा हो, तो इसको अशोक जो है निंदा करता है कि धन को बचा के रखा जाए, बहुत ज़्यादा धन की खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। तो यह किसमें यह जानकारी अशोक के किस शिलालेख में मिलती है? तो यह 9वें शिलालेख में इसकी जानकारी मिलती है। 10वें शिलालेख की अगर बात करें अशोक की तो ख्याति और गौरव की निंदा करता है। यहाँ पे 11वें शिलालेख की बात करें अशोक का तो धम्म की व्याख्या करता है। 12 शिलालेख में स्त्रियों को महामात्रों की नियुक्ति से संबंधित है। 13वें शिलालेख का संबंध कलिंग युद्ध से है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और जो 14वें और अंतिम शिलालेख है इसमें जनता को धार्मिक जीवन जीने की बताता है, यानी गृहस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है अशोक। ठीक है, के द्वारा अशोक की बात करें तो अशोक से संबंधित और एक फैक्ट याद रखिएगा, यह मौर्य वंश के राजा थे। मौर्य वंश के राजा थे अशोक, और यह कहाँ पे? मगध पे शासन करते थे। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी जो उदयन के द्वारा बनाया गया था। मगध की पहले राजधानी कहाँ थी? राजगिरी थी। कहाँ पे थी? राजगिरी थी, और बाद में इसको उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र बना दिया गया था। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। अशोक जो थे अशोक से संबंधित एक और फैक्ट आपको याद रखना है कि अशोक जो थे वह बिहार में, अशोक से संबंधित बिहार में कौन कौन से स्तंभ है? तो एक लौरिया नंदनगढ़, ठीक है, लौरिया अरेराज आपको याद रखना है। लौरिया अरेराज जो कि ईस्ट चंपारण यानी हमारे डिस्ट्रिक्ट पूर्वी चंपारण में स्थित है। ठीक है, और एक जो है वह रामपुरवा स्तंभ अभिलेख है जो कि वेस्ट चंपारण में स्थित है। अशोक के द्वारा जो है सांची का स्तूप का निर्माण करवाया गया था अशोक के द्वारा। और सारनाथ जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, यहाँ भी सारनाथ में भी जो अशोक स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा? अशोक के द्वारा ही कराया गया था, अशोक स्तंभ का निर्माण। और यहीं से अशोक स्तंभ से जो चक्र है वह लिया गया है, और जो सत्यमेव जयते जो अशोक चक्र जो स्तंभ का जो ऊपरी भाग हिस्सा है वो लिया गया है। यही सारनाथ से जो है वह धमेक स्तूप का भी साक्ष्य मिला है, और धमेक स्तूप का साक्ष्य कहाँ से मिला है? सारनाथ से मिला है। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, और इतना ही फैक्ट आपको याद रखना है, और फिर जब अशोक के बारे में और आएगा तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। छठा नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। वर्ष 1911 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद में बंगाल और बिहार के विभाजन का प्रस्ताव किसने पेश किया था? यहाँ पे ध्यान से आपको पढ़ना है, केंद्रीय विधान परिषद की बात की जा रही है। अगर केंद्रीय विधान परिषद की बात करें 1911 में तो सच्चिदानंद सिन्हा और मोहम्मद अली के द्वारा प्रस्ताव पेश किया गया था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको 1911 के कांग्रेस के अधिवेशन में बात करें, ठीक है, कांग्रेस के अधिवेशन में बात करें तो यह किसके द्वारा पेश किया गया था प्रस्ताव? पृथक बिहार के लिए। तो यह जो है ठीक है, तो ये किसके द्वारा प्रस्ताव पेश किया गया था? सप्रू जी के द्वारा पेश किया गया था। उनका पूरा नाम था पूरा नाम क्या था? तेज बहादुर सप्रू जी, हाँ सर, ठीक है, तेज बहादुर सप्रू। कल ही हम लोग डिस्कस किए थे बहुत डिटेल में। तो तेज बहादुर सप्रू के द्वारा पेश किया गया था 1911 के कांग्रेस के अधिवेशन में। कहाँ हुआ था? कोलकाता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, कोलकाता में हुआ था। बाकी इसके बारे में अगर आप बहुत डिटेल देखना चाहते हैं तो सेट 1 का क्वेश्चन नंबर
3 देखना है। सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, बहुत डिटेल में वहाँ पे हमने डिस्कस किया है। अगर पृथक बिहार की बात करें, यानी बिहार को बंगाल से अलग करने की प्रथम मांग जो है वह बिहार टाइम्स पत्रिका के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? बिहार टाइम्स पत्रिका के द्वारा किया गया था। और यह कब? 1894 में इसको शुरू किया गया था। और इसके प्रथम संस्थापक कौन थे? महेश नारायण थे, जो यहाँ पे ऑप्शन सी में है। यही इसके प्रथम संस्थापक थे। और इसके सहायक में राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, ये लोग भी थे, ताकि बिहार को पृथक मांग की और जोर शोर से आगे बढ़ाया जा सके। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। मुगल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री था मुल्ला ताकिया। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। याद ध्यान रखिएगा, मुगल काल की बात की जा रही है। लेकिन अगर हम लोग बात करें बिहार आने वाले विदेशी यात्रियों के बारे में, तो आपको यहाँ पे नाम याद रखना है। ठीक है, बहुत सारे विदेशी यात्री बिहार आए हैं। ठीक है, हम लोग शुरू से लेकर लास्ट तक, यानी जो स्टार्टिंग से यात्री आए थे वो अभी लास्ट तक जो आए हैं उनको डिस्कस करेंगे। नाम याद रखिएगा। सबसे पहले मेगास्थनीज आपको याद रखना है। ठीक है, कौन सा? मेगास्थनीज आए थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। ठीक है, इंडिका पुस्तक इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। उसके बाद डायमेकस आए थे। कौन आए थे? डायमेकस आए थे, और डायमेकस बिंदुसार के दरबार में आए थे। उसके बाद फाहियान आए थे, चीन से आए थे। ठीक है, फाहियान अभी हम लोग प्राचीन जो बिहार की इतिहास है वो उसके यात्री को देख रहे हैं। उसके बाद फाहियान आए थे, फिर आए थे युवान चुआंग आए थे। कौन आए थे? युवान चुआंग, ये भी चाइना से आए थे। युवान चुआंग आए थे, ये भी नालंदा विश्वविद्यालय में ही आए थे। उसके बाद इत्सिंग आए थे। उसके बाद कौन से आए थे? इत्सिंग आए थे। फिर हेक्को आए थे, ये भी एक बिहार में आने वाले विदेशी यात्री ही हैं। उसके बाद धर्मा स्वामीन आए थे। ठीक है, धर्मा स्वामीन, धर्मा स्वामीन का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है कहाँ से आए थे, लेकिन धर्मा स्वामीन के द्वारा जो है एक पुस्तक लिखा गया था, उससे यह साक्ष्य जरूर मिलता है कि नालंदा उसमें बहुत परिपूर्ण था और बख्तियार खिलजी के द्वारा इसको नष्ट कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद मुल्ला ताकिया आए थे। उसके बाद कौन आए थे? मुल्ला ताकिया आए थे, जो कि किसके शासनकाल में किसके शासनकाल में आए थे? यह मुगलों के शासनकाल में आए थे मुल्ला ताकिया। ठीक है, उसके बाद रॉल्फ फिंच आए थे। तो यह अब हम लोग मॉडर्न में आ चुके हैं। कौन सा? रॉल्फ फिंच, रॉल्फ फिंच आए थे। ठीक है, च होगा, रॉल्फ फिंच आए थे। फिर उसके बाद अब्दुल लतीफ आए थे। कौन आए थे? अब्दुल लतीफ, ये भी एक विदेशी यात्री थे। अब्दुल लतीफ आए थे। अब्दुल लतीफ के बाद मोहम्मद सादिक आए थे। मोहम्मद सादिक आए थे। और फिर इनके बाद आए थे पीटर मुंडी। इसके बाद पीटर मुंडी आए थे। ये सब यात्री का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ये सब आया हुआ क्वेश्चन है। मैनरिक, इसके बाद मैनरिक मैनरिक आए थे। मनुची आए थे। कौन आए थे? मैनरिक भी आए थे, मनुची भी आए थे। ये सब विदेशी यात्री बिहार में आए थे। मैनरिक आए थे, मनुची आए थे। उसके बाद आए थे तैवर्निये, तैवर्निये भी ये आए थे। तैवर्निये, जॉन मार्शल भी आए थे। ये एक विदेशी यात्री जो जॉन मार्शल भी आए थे। जॉन मार्शल के बाद मूला बह बहानी। ठीक है, ये भी एक विदेशी यात्री थे। मूला बह बहानी आए थे। बह बहानी आए थे। और बिशप हीबर भी एक विदेशी यात्री बिहार में आए थे। बिशप हीबर। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इतने सारे जो है विदेशी यात्री, इसके अलावा क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, नहीं फ्यूचर में बनेगा, नहीं आज तक बना है। ठीक है, ये चीज आप याद रखिए, ना ही फ्यूचर में बनेगा इससे के अलावा, ना ही आज तक बना है बिहार के विदेशी यात्रियों से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने मोहम्मद सादिक को भी यहाँ पे है, ये भी अब्दुल लतीफ, मुल्ला बहानी, ये सब विदेशी यात्री ही थे। लेकिन यहाँ पे मुगल काल में कौन आए थे? और मुगल काल में प्रथम विदेशी यात्री कौन थे? मुल्ला ताकिया थे। 8 नंबर क्वेश्चन है, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन संभवतः हुआ था। यह कब हुआ था? उत्तर वैदिक काल में। ऑप्शन सी राइट आंसर है, क्योंकि ऋग वैदिक काल में जो है सप्त सिंधु प्रदेश में आर्य रहा करते थे। और आर्य जो थे उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी भाग थे, यहाँ तक इनका विस्तार हो चुका था। बाद में उत्तर वैदिक काल में जब लोहे के जो उत्पादन बढ़ा, लोहे के साक्ष्य मिला और लोहे के उपकरण जब यूज करने लगे, तो और भूमि को जो उपजाऊ बनाने लगे। जो प्रति भूमि था जहाँ पे उपजाऊ नहीं हो रहा था, वहां पे भी लोहे के मदद से उसको जोत करके, जुताई करके, सिंचाई करके और उसको और उपजाऊ बना दिया, जिसके कारण इनका विस्तार और होते गया। और जो पूरा विशाल मैदान था भारत का, उस विशाल मैदान में विस्तार करते करते और ये बिहार के पूर्वी हिस्सा तक भी इनका विस्तार हो चुका था। तो उत्तर वैदिक काल में हुआ था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु झंडा फहराने के क्रम में पुलिस की गोली लगने से हुई थी। तो यह कहाँ पे हुआ था? देखिए, फूलेना प्रसाद जो श्रीवास्तव थे, यह 16 अगस्त 1942 को, 16 अगस्त 1942 को महाराजगंज पे, कहाँ? महाराजगंज, महाराजगंज, महाराजगंज थाना पे ये झंडा फहरा रहे थे भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में। तो उसके बाद वहां के अधिकारियों द्वारा इनको गोली मार दिया गया था। तो ये महाराजगंज कहाँ पे है, ये आपको बताना है। ठीक है,
तो इसका जो ये है सिवान में, कहाँ पे है? सिवान में, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ से हम एक और फैक्ट बताने वाले हैं। हाँ, उसके बाद जो इनके जगह पे इनकी पत्नी नेतृत्व कर रही थी, जिनका नाम था तारा देवी। यही फैक्ट आपको याद रखना है, एग्जाम में आएगा। तो ऑप्शन सी याद रखना है, सिवान में उनको गोली मार दिया गया था। सिवान के महाराजगंज में वो थाना पे झंडा, महाराजगंज थाना पे झंडा फहरा रहे थे और 16 अगस्त 1942 को उनको गोली मार दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय आपको 3 डेट याद रखना है, ठीक है। एक तो 8 अगस्त को आपको याद रखना है, 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था, ठीक है। फिर एक 9 अगस्त 1942 को इसको अंग्रेजों द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था और ऑपरेशन जीरो आवर शुरू कर दिया था अंग्रेजों के द्वारा, जिसको लेकर बहुत सारे लोगों को जेल में बंद कर दिया गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन से रिलेटेड बहुत सारा डिटेल में हमने डिस्कस किया है पिछले सेट 1 में, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। एक 11 अगस्त 1942 का डेट याद रखिएगा। इसी दिन जो 7 छात्र जो विधानसभा है, विधानसभा जो था बिहार विधानसभा, वहाँ पे झंडा फहरा रहे थे, उनको गोली चला दिया गया था। तो ये सातों छात्र की जो है शहीद हो गए थे। तो 11 अगस्त 1942 की घटना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में से कौन बिहार नहीं आया है? इसमें यूरोपीय यात्रियों की बात किया जा रहा है। तो इसमें मैनरिक यूरोपीय यात्री ये बिहार में आया था, जॉन मार्शल भी आए थे, ऊपर हमने बताया पीटर मुंडी के बारे में भी ऊपर बताया, लेकिन फ्रोंकोइस बर्नियर हमने नहीं बताया। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे मौनरिक का भी डिस्कस किया, हमने बताया है ना कि जितने भी हमने यात्री बताए हैं उसके अलावा क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है, ठीक है। तो वो आप जरूर याद करके रखिएगा। देखिए मैनरिक भी उसमें था, जॉन मार्शल भी था, पीटर मुंडी था, लेकिन हमने बर्नियर नहीं बताया है, तो समझ लीजिए बर्नियर बर्नियर आया ही नहीं था, ठीक है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, मुंगेर में स्थित भीम बांध अभ्यारण्य किस तरह का वन प्रदेश है? यह भीम बांध अभ्यारण्य शुष्क पतझड़ वन है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1956 में भारत राज्य पुनर्गठन के समय बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था? देखिए 1956 जो हुआ था राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसमें 14 राज्य और 14 और 6 यूटी बनाया गया था, उसके तहत जो है बंगाल को और बिहार को जो है वह अलग प्रांत तो पहले ही से था। तो बिहार के जो पुलरिया है इसको बंगाल में मिला दिया गया था, पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन कुछ और फैक्ट भी आपको याद रखना है, क्योंकि पूर्णिया का भी कुछ हिस्सा बिहार में मिला दिया गया था, पूर्णिया का भी कुछ हिस्सा बिहार में मिला गया था। पूर्णिया जो मानभूम था उसका भी कुछ हिस्सा बंगाल में मिला दिया गया था। किशनगंज का भी कुछ हिस्सा जो है वह बिहार में बंगाल में मिला दिया गया था। पूर्णिया, मानभूम, किशनगंज, इनका भी कुछ कुछ हिस्सा जो है वह वो पश्चिम बंगाल में मिला दिया गया था। तो आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। और पुरुलिया जिला को भी पश्चिम बंगाल में शामिल कर दिया गया था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का विस्तार में सहायक था। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का विस्तार में कौन सा सहायक था? तो हमने अभी ऊपर आपको बताया कि लोहे का खोज हो चुका था और लोहे के बारे में वो लोग जानकारी प्राप्त कर चुके थे, और लोहे के उपकरण से भूमि को उपजाऊ बनाते बनाते और जितने भी समतल भूमि थे उसमें ये लोग काफी तेजी से विस्तार कर रहे थे आर्य लोग, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 ईस्वी के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित कर दिया था? तो यह सबसे पहले यहाँ पे 2 पॉइंट देखिए, राजगीर परगना की बात किया जा रहा है और 1857 की क्रांति में, तो उस समय हैदर अली खान ने स्वयं को राजा घोषित कर दिए थे, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर 1857 की क्रांति की बात किया जाए, यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं 1857 की क्रांति जो बिहार के संदर्भ में है, वही हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक तो हम लोग देख लिए कि राजगीर परगना से हैदर अली खान ने स्वयं को राजा घोषित कर दिया था, ठीक है। अगर हम लोग बात करें बिहार में 1857 को लेकर पहला विद्रोह का साक्ष्य कब मिलता है? पहला विद्रोह 12 जून 1857 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? रोहिणी में हुआ था। रोहिणी, रोहिणी किस जिला में पड़ता है? देवघर, देवघर जिला, जो वर्तमान में झारखंड में हो चुका है, अब बिहार में नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले यहीं से साक्ष्य मिलता है, 12 जून 1857 को यहाँ पे शुरू हुआ था बिहार में। अगर हम लोग बात करें उसके बाद क्या हुआ, फिर इस विद्रोह को दबा दिया गया, तो फिर 3 जुलाई 1857 को यहाँ पे शुरू हुआ था और पटना में पीर अली के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा? पटना में पीर अली के द्वारा शुरू किया गया था, और इसको भी जो पटना के उस समय गवर्नर थे, कमांडर थे टेलर, टेलर के द्वारा इसको दबा दिया गया था और पीर अली को फांसी की सजा दे दी गई थी। इसी से गुस्सा कर जो पटना में ही दानापुर जगह है, 25 जुलाई को दानापुर के जो सैन्य टुकड़ी है, दानापुर के सैन्य टुकड़ी ने क्या किया, अपना विद्रोह याद शुरू कर दिया। 3 सैन्य टुकड़ी विद्रोह शुरू कर दिया, लेकिन उन लोग को पता था कि हमारी संख्या कम है, हमारे पास हथियार कम है, तो हम लोग नहीं लड़ पाएंगे। तो इन लोगों ने क्या किया,
कि वहाँ से चलकर आरा गए, ठीक है? दानापुर से आरा पास में ही है, नदी पार करके जाना होता है, ठीक है? तो ये लोग आरा गए और वहाँ पे वीर कुँवर सिंह से क्या किए, वीर कुँवर सिंह को अपना नेता घोषित कर दिया और उनको 1857 की क्रांति के लिए प्रेरित किए और वीर कुँवर सिंह ने इनको एक्सेप्ट कर लिया और फिर 1857 की क्रांति में ये शामिल हो गए। तो जगदीशपुर से पूछे, आरा से पूछे, ये नेतृत्व किसने किए? वीर कुँवर सिंह ने किए और वीर कुँवर सिंह ने ही इसमें जो है आरा में स्वतंत्र सरकार का गठन भी कर लिए थे वीर कुँवर सिंह, ठीक है? और अ, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिर्क युद्ध पद्धति, बिर्क युद्ध पद्धति का 1857 की क्रांति में बिर्क युद्ध पद्धति का जो है वह यूज किसने किए, प्रयोग किसने किए थे? तो वीर कुँवर सिंह ने किए थे। ये भी आपको याद रखना है। बिर्क युद्ध कला का जो है वह उपयोग कुँवर सिंह ही किए थे। बाद में वीर कुँवर सिंह जो है वह 1858 तक वह कहाँ चले गए? आजमगढ़ तक चले गए थे। 1857 की क्रांति में आजमगढ़ तक अंग्रेजों से लड़ते-लड़ते चले गए थे और आजमगढ़ में भी अधिकार कर लिए थे और आजमगढ़ पर भी अधिकार कर लिए थे वीर कुँवर सिंह के द्वारा, ठीक है? अगर आपसे पूछे कि 1857 की क्रांति में मध्य बिहार का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो भी यहाँ पे वीर कुँवर सिंह ही आंसर होगा, मध्य बिहार का। लेकिन अगर आपसे जब क्वेश्चन पूछ दे कि 1857 की क्रांति में दक्षिण बिहार का नेतृत्व कौन कर रहे थे, ठीक है? दक्षिण बिहार का नेतृत्व कर रहे थे तो वहाँ पे हो जाएगा ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। क्या हो जाएगा? ठाकुर विश्वनाथ, हम केवल विश्वनाथ लिखते हैं, बाकी आप याद रखिएगा विश्वनाथ सहदेव और पांडे गणपत राय, ठीक है? पांडे गणपत राय के द्वारा यहाँ पे किया गया था, गणपत राय के द्वारा। तो ये याद रखिएगा, बिहार के संदर्भ में इतना काफी है, इससे ज्यादा आएगा भी नहीं, ठीक? 14 नंबर क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो इसमें से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है, ठीक है? तो इसमें जो है वह बिहार पंचायती राज के अधीन ग्राम सभा की 2 बैठकों के बीच 3 माह से अधिक का जो है वह अंतराल नहीं होना चाहिए। ये यहाँ पे सही है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। बाकी बिहार पंचायती राज से रिलेटेड बहुत डिटेल में हम लोग पिछले सेट 1 में डिस्कस कर चुके हैं, वहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। बिहार के राजगीर परगना में कौन से स्थानीय नेता ने 1800 सेम क्वेश्चन आ गया, सॉरी, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन। बिहार में पर्वतपादीय मिट्टी के विस्तार को क्या कहा जाता है? पर्वतपादीय मिट्टी के विस्तार को बिहार में भाबर का क्षेत्र कहा जाता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो बख्तियार खिलजी के द्वारा तुर्क सत्ता की स्थापना का श्रेय दिया जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? बाबू दीप नारायण के जो प्रयासों से हुआ था, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए हम लोग ना 18 नंबर का थोड़ा सा देख लेते हैं। बिहार प्रांतीय सभा से संबंधित क्वेश्चन है और इससे क्वेश्चन आता है बिहार प्रांतीय सभा, ठीक है? बिहार प्रांतीय सभा के बारे में हम लोग बात करें, बिहार प्रांतीय सभा, ठीक है? बिहार प्रांतीय सभा, बिहार प्रांतीय कांग्रेस सभा यहाँ पे है, ठीक है? एक सेकंड थोड़ा हम देख लें। बिहार प्रांतीय कांग्रेस सभा का यहाँ पे बात किया जा रहा है, ठीक है? तो सबसे पहले इसकी स्थापना कब हुआ था? सोनपुर में इसका स्थापना किया गया था, ठीक है? सोनपुर में इसका स्थापना 1908 में किया गया था और इसका हेडक्वार्टर, इसका मुख्यालय पटना में बनाया गया था, ठीक है? इसका मुख्यालय पटना में बनाया गया था और इसका प्रथम अधिवेशन 1908 में पटना में ही हुआ था। 1908 में पटना में ही हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? ये आपको याद रखना है, इसकी अध्यक्षता किया गया था सैयद अली इमाम के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? सैयद अली इमाम के द्वारा जो है इसका अध्यक्षता किया गया था। और दूसरा इसका अधिवेशन भागलपुर में हुआ था 1909 में। कब हुआ था? भागलपुर में हुआ था, 1909 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता, इससे रिलेटेड 2 चीज आपसे क्वेश्चन आता है, ठीक है? यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक क्वेश्चन बोल रहा है कि बिहार प्रांतीय का दूसरा अधिवेशन हुआ था किसके प्रयत्नों से, यानी किसने प्रयास, किसके जोर शोर से हुआ था? तो बाबू दीप नारायण से। लेकिन अगर पूछेगा कि दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, तो सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा दूसरा जो अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था। लेकिन इसके जो दूसरे अधिवेशन के लिए जोर शोर किसने किए थे? तो दीप नारायण सिंह के द्वारा यहाँ पे जोर शोर दिया गया था। ये फैक्ट आपको याद रखना है, ठीक है? बाकी बिहार प्रांतीय कांग्रेस सभा से संबंधित व्यक्ति का नाम आपको याद रखना है, मजहरुल हक, सच्चिदानंद सिन्हा, सरफराज हुसैन, दीपनारायण सिंह, हसन इमाम, ये लोग शामिल थे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हम आपको बता देते हैं कि जो बिहार प्रांतीय सभा का जो प्रथम जो अधिवेशन हुआ था 1908 में सर सैयद इमाम के द्वारा जो अध्यक्षता किया गया था, इसमें
पृथक बिहार का प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? पृथक यानी जो पृथक बिहार का प्रस्ताव यानी बिहार को बंगाल से अलग किया जाए, इसका प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका प्रस्ताव जो पेश किया गया था मोहम्मद फखरुद्दीन के द्वारा पेश किया गया था। किसके द्वारा? मोहम्मद फखरुद्दीन के द्वारा यह प्रस्ताव पेश किया गया था। हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 18 का डी सही होगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रांत के बारे में महात्मा गांधी ने कहा था कि यह एक ऐसा प्रांत है जहाँ असहयोग आंदोलन से संबंधित कार्य बहुत अच्छा हुआ है, जहाँ के नेता अहिंसा का मर्म समझते हैं। ठीक है, तो यह किस प्रांत के बारे में कहे थे? ऑप्शन बी, बिहार के बारे में कहे थे महात्मा गांधी ने। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको कैसा लग रहा है वीडियो जरूर कमेंट करके बताइएगा। हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम बहुत डिटेल में हर चीज़ दें, क्योंकि हमको ना वो बिल्कुल चीज़ अच्छा नहीं लगता। आए आपको क्वेश्चन बताएं, आंसर बोले, चल दिए। उससे आप याद में ध्यान में रखिएगा, कभी भी किसी भी बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन आज तक ना आया है, नहीं आता है। रेयर केस में एक दो आ जाता है, वो अलग बात है। तो आपको डिटेल उसका पढ़ना पड़ेगा, उससे डिस्कशन कीजिएगा, उसी से क्वेश्चन आएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महाकेंद्र कौन था? तो उपनिषद काल में जो है ब्राह्मण धर्म और ज्ञान का महान केंद्र विदेह हुआ करता था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, बिहार पर गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। गढ़वाल वंश का जो है बिहार पे आधिपत्य का प्रमाण किस में मिलता है? तो मनेर ताम्रपत्र से यहाँ पे मिलता है कि गढ़वाल वंश का भी शासन बिहार में हुआ करता था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। कुंवर सिंह ने 26 मार्च 1858 ईस्वी को किस जिले पर अधिकार स्थापित किया था? ठीक है, तो हमने अभी ऊपर आपको बताया कि 1858 में जो कुंवर सिंह हैं वो अंग्रेजों से लड़ते लड़ते आजमगढ़ तक भी उन्होंने क्या कर लिए थे? अपना अधिकार कर लिए थे। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में एस्बेस्टस एक चमकीला तथा रेशेदार खनिज है, कहाँ पाया जाता है? तो बिहार में जो एस्बेस्टस है, एस्बेस्टस बिहार में कहाँ पाया जाता है? मुंगेर में पाया जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग अभी हम लोगों ने ऊपर दिखे थे भीम झील कहाँ? तो मुंगेर में ही स्थित है। 24 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे फिर से सेम क्वेश्चन 24 नंबर आ गया। यहाँ पे बिहार के किस मुगल सूबेदार ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था? रोहतास को अपनी राजधानी किस मुगल सूबेदार ने बताया था? ये सेम क्वेश्चन सेट 1 में भी था, तो राजा मानसी बनाए थे। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। तो सेट 1 में हम लोगों ने इसको डिटेल में डिस्कस किया है, वहाँ पे आप देख लीजिए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन था। 25 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस स्थान पर ऐतिहासिक नेपाली मंदिर स्थित है? नेपाली मंदिर कहाँ पे स्थित है? हाजीपुर में स्थित है बिहार के। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। बिहार के हाजीपुर से ही सांसद कौन से है? चिराग पासवान। जो वर्तमान में कौन से मंत्री है आपको कमेंट करके बताना है, चिराग पासवान को कौन सा मंत्रालय मिला है। 26 नंबर क्वेश्चन है, बिहार को कितने भूकंप जोन में विभाजित किया गया है? 3 भूकंप जोन में विभाजित किया गया। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है, किस पाल शासक के समय कर्नाट वंश का उदय हुआ था? जब कर्नाट वंश का उदय जब हो रहा था तो उस समय पाल शासक कौन था? रामपाल था। ठीक है, कौन था? रामपाल था। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाट वंश के शासक जो स्थापना नन्य देव के द्वारा किया गया था, और इसके बारे में बहुत बहुत डिटेल में, मतलब कर्नाट वंश को पूरा हम लोगों ने खत्म कर चुका है पढ़ लिख के, उसके डिटेल जानकारी लेके सेट 1 के वीडियो में। तो अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो सेट 1 का क्वेश्चन नंबर आप लोग 10 देख लीजिए, आपको पूरा डिटेल में पता चलेगा कर्नाट वंश के बारे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। किस राज्य में सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया? किस राज्य के द्वारा अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक अधिकार प्राप्त किया गया? बिहार के द्वारा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और अल्पसंख्यक से संबंधित भारतीय संविधान में अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 है। 29 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में खाद्य प्रसंस्करण और वनस्पति बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? पटना एवं औरंगाबाद में स्थित है, 2 जिले में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था? सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था? तो वह अकबर था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, अकबर के द्वारा मिलाया गया था। 31 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाया गया था? यह किसके द्वारा? नुहानी कबीलों के द्वारा निभाया गया था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय किसके नेतृत्व में लिया गया था? साइमन कमीशन का बहिष्कार का नेतृत्व जो निर्णय लिया गया था अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग साइमन कमीशन से रिलेटेड पूरा फैक्ट यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले साइमन कमीशन जो है वो बना कब था? अगर बनने की बात की जाए तो 26 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का निर्माण हुआ था इंग्लैंड में। भारत में साइमन कमीशन कब आया था? भारत में साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को आया था, और इसका बहिष्कार शुरू हो गया था। इसी को बहिष्कार लाला लाजपत राय
लाला लाजपत राय लाहौर में कर रहे थे और वहाँ पे इनके द्वारा लाठीचार्ज किया गया था। ठीक है, और उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इन्होंने बोला था कि मेरे पीठ पे पड़ी एक-एक लाठी अंग्रेजी शासन के लिए कील की ताबूत साबित होगी। यह कथन लाला लाजपत राय के द्वारा बोला गया था। ठीक है, लाहौर में ये कर रहे थे। कहाँ पे? लाहौर में, याद रखिएगा। ओके, अगर हम लोग बात करें फिर पटना में कब पहुंचा, साइमन कमीशन का आगमन पटना में कब हुआ था? पटना में 12 दिसंबर 1928 को हुआ था। और साइमन कमीशन रांची कब पहुंचा था? 24 दिसंबर, रांची 24 दिसंबर 1928 को रांची में पहुंचा था। ठीक है, और यहाँ पे 12 दिसंबर 1928 को पटना में पहुंचा था। ये आप फैक्ट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है और एग्जाम में ये क्वेश्चन आता भी है। अच्छा, साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो यह नाम से ही लग रहा है, जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे। कौन थे? जॉन साइमन इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है? बिहार और यूपी के बीच सीमा रेखा, एक तो नीचे से जो नदियां जाती है जिसका नाम है कर्मनाशा नदी। ठीक है, एक कर्मनाशा नदी और ऊपर से थोड़ा सा गंडक नदी भी बनाती है और घाघरा नदी भी बनाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग बिहार की नदियां देख लेते हैं यहाँ पे। एक मिनट, ये क्वेश्चन इस 34 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि इसमें ना बहुत ज़्यादा डिटेल हम लोग को नहीं करना है। तो उसके बाद हम लोग बिहार की नदी यहाँ पे इस वाले पोर्शन पे देखेंगे। गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले से प्राप्त हुआ है? गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले से प्राप्त हुआ है? तो यह प्राप्त हुआ है शाहबाद जिले से। ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। अब हम लोग देख लेते हैं बिहार की नदियाँ। ठीक है, सबसे पहले हम एक बिहार का एक रफ मैप बनाते हैं। हो सकता है बहुत बेस्ट मैप नहीं हो। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। ये बिहार का एक मैप है। ठीक है, और बिहार के बीचों बीच से गंगा नदी बहती है, जो बिहार में इसका लंबाई कितना है? 445 किलोमीटर है बिहार में इसकी लंबाई। ठीक है, अब देखिए ऊपर से यहाँ से एक नदी नेपाल से निकलती है। ठीक है, और यहाँ पे आकर यहाँ पे आकर कहाँ पे छपरा में जाके गंगा में मिल जाती है, जिसका नाम है घघरा नदी। क्या नाम है? घघरा नदी, जिसे सरयू नदी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अयोध्या इसी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा बॉर्डर ये बनाती है, यूपी और बिहार के बीच ये भी बॉर्डर बनाती है घाघरा नदी। फिर उसके बाद यहाँ पे बूढ़ी गंडक नदी आती है। बूढ़ी गंडक नदी यहाँ पे आकर जो है वो पटना के हाजीपुर में, ठीक है, पटना के हाजीपुर में गंगा नदी में मिल जाती है। और इसका नाम क्या है? बूढ़ी गंडक नदी। यहाँ पे BG हम लिख देते हैं, बूढ़ी गंडक नदी। ठीक है, ये भी थोड़ा सा यहाँ पे बॉर्डर बनाती है यूपी और बिहार के बीच। उसके बाद जो है बूढ़ी गंडक में जो एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है बागमती नदी। क्या नाम है? बागमती नदी, ये याद रखना है। ठीक है, बागमती नदी आके मिल जाती है। फिर इसके बाद इसमें एक नदी आके मिलती है नेपाल के एक सेकंड, यहाँ पे एक गंडक नदी होगा। ठीक है, थोड़ा सा माफ कीजिएगा, गंडक नदी होगा। और थोड़ा सा सॉरी, मतलब थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हमसे। बूढ़ी गंडक इसके बाद आएगा। और नेपाल यहाँ पटना में तो गंडक आके मिलती है। फिर बूढ़ी गंडक आके खगड़िया में गंगा नदी से मिलती है। और इस बूढ़ी गंडक में बागमती नदी आके मिलती है। ठीक है, बागमती नदी आके मिलती है। फिर यहाँ पे नेपाल का एक गोसाई धाम से एक नदी निकलती है जिसका नाम है कोसी नदी। और एक कोसी नदी फिर आके यहाँ पे कटिहार में मिल जाता है, किससे? गंगा नदी से कोसी नदी। और कोसी नदी में एक और नदी आके मिलता है जिसका नाम है कमला नदी। क्या नाम है? कमला नदी। ये बिहार की नदियाँ हम लोग देख रहे हैं। फिर यहाँ पे लास्ट में बिहार की सबसे पूर्वी नदी है जिसे हम लोग महानंदा नदी के नाम से जानते हैं। और ये ऐसे आके थोड़ा सा ऐसे आके बिहार में यहाँ पे मिल जाता है। तो बिहार के सबसे पूर्वी नदी महानंदा नदी है। तो ये नदियों का क्रम आप देख लिए उत्तर में। अब हम लोग देख लेते हैं नीचे से। तो अभी हम लोग दो नदी को देखे, एक यहाँ पे गंडक नदी और एक घाघरा नदी, जो बिहार और यूपी का बॉर्डर लगाती है। फिर यहाँ से एक जो नदी निकलती है, ठीक है, कर्मनाशा नदी जो है कर्मनाशा नदी यहाँ से ऐसे निकलती है, यूपी और बिहार के बीच बॉर्डर लगाते हुए यहाँ पे जाके मिल जाती है। तो ये एक कर्मनाशा नदी भी जो है वह यूपी और बिहार का बॉर्डर लगाती है। कर्मनाशा नदी के बाद जो है वह सोन नदी है, जो यहाँ पे अमरकंटक से निकलती है। और सोन नदी जो अमरकंटक से निकलती है और पटना में जाके यह मिल जाती है किससे? और गंगा नदी से। और हाजीपुर में कौन मिलता है? गंडक नदी। और सोन नदी पटना में मिल जाता है किससे? किससे मिल जाता है? गंगा नदी से मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक नदी है फतुहा नदी, सॉरी फतुहा में जाके एक नदी मिल जाती है। वह कौन सी नदी है ये आपको बताना है। तो ये नदी का जो नाम है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है पुनपुन नदी। ठीक है, तो ये फतुहा में जाके गंगा नदी में मिल जाती है, पटना के फतुहा में। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए हो सकता है जगह थोड़ा इधर उधर हो जाए, आपको नदी याद रखना है, पुनपुन नदी है। ठीक है,
उसके बाद पुनपुन नदी के बाद फाल्गु नदी, ठीक है, जो इधर अलग अलग नहरों में ये बट जाती है। फाल्गु नदी के बाद बिहार में एक सकरी नदी है। उसके बाद ठीक है, और ये फाल्गु नदी क्यों ही ये फाल्गु नदी है, इसी को हम लोग प्राचीन काल में जो है वो निरंजना नदी के नाम से जानते हैं, जहाँ पे बुद्ध भगवान को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसी फाल्गु नदी के किनारे गया शहर स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पे एक किउल नदी है, ठीक है, किउल नदी। और सबसे अंतिम में जो है दक्षिण बिहार में सबसे अंतिम नदी है अजय नदी। तो आपको ये याद रखना है, नदियों का पूरा जाल है बिहार में। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील निम्न में से कौन थे? खुदीराम बोस के वकील इनमें से कौन थे, ये आपको बताना है। तो खुदीराम बोस के वकील थे कालिदास बसु, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, कालिदास बसु थे। खुदीराम बोस को जो है मुजफ्फरपुर बम कांड के लिए इनको फांसी की सजा दी गई थी। इन्होंने किंग्स फोर्ट की हत्या करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किंग्स फोर्ट की हत्या नहीं हो पाई थी। उसमें जो दो महिला थी उनके कार में, और उसी में उसी महिला की हत्या कर दी गई हो गई थी। ठीक है, किंग्स फोर्ट बच गया था। तो उसी को लेकर इनको फांसी की सजा दी गई थी। और फांसी की सजा कब दी गई थी? फांसी की सजा इनको दी गई थी 13 जुलाई 1908 को, और उस समय इनकी उम्र कितनी थी? 18 वर्ष थी केवल। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है खुदीराम बोस के बारे में। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध है किससे? देखिए, इसका संबंध अगर देखा जाए तो इसमें सभी है, लेकिन मेन जो इसका उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन से संबंधित है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। जीविका एक ऐसा योजना है जीविका एक ऐसा योजना है बिहार सरकार की। माइक थोड़ा सा उधर था। जीविका एक ऐसा योजना है बिहार सरकार की जिसमें वर्ल्ड बैंक का भी यहाँ पे जो है इन्वॉल्वमेंट है, यानी ये वर्ल्ड बैंक भी इसमें सहयोग करती है। जो महिला सशक्तिकरण से संबंधित यह योजना है, जिसमें रोजगार सृजन, वित्तीय समावेश, ठीक है, गरीबी उन्मूलन, सार्वजनिक वितरण से संबंधित इसका मेन ये सब उद्देश्य है जीविका का। जीविका को कब शुरू किया गया था? 5 अगस्त 2018 को इसको शुरू किया गया था। 37 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में किस राज्यपाल के कार्यकाल में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लगा था? सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन बिहार में नित्यानंद कानूनगो के जब राज्यपाल थे तब लगा था। ऑप्शन ए राइट आंसर देगा। और वो कब लगा था? तो 1968 में लगा था। बिहार में अभी तक 8 बार जो है वो राष्ट्रपति शासन लग चुका है। कौन कौन सा? एक तो 1968, 1969, 1972, ठीक है, 1972, 1977, फिर 1980, ठीक है, 1995, 1999 और 2005 में। ठीक है, टोटल ये 8 बार जो बिहार में अभी तक लग चुका है आपातकाल, याद, राष्ट्रपति शासन, माफ कीजिएगा, राष्ट्रपति शासन लग चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सरकी वंश के किस राजा ने मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि विद्यापति को संरक्षण प्रदान किया था? ठीक है, तो विद्यापति को जो संरक्षण प्रदान करने वाला सरकी वंश के राजा था वह था, कौन था? तो वह था हुसैन इब्राहिम शाह सरकी था, माफ कीजिएगा, इब्राहिम शाह सरकी था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और विद्यापति के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था, वह था न्याय गंडिका। ये किसके द्वारा लिखा गया था? न्याय गंडिका विद्यापति के द्वारा लिखा गया था। सरकी वंश के द्वारा जो शासक थे इब्राहिम शाह सरकी, इसके इनको ये संरक्षण दिए थे। ठीक है, अगर हम लोग बात करें सरकी वंश का संस्थापक कौन था? मलिक उल सर्क था। कौन था? मलिक उल सर्क हुआ करता था। और यह जो सरकी वंश था इसका शासन वहीं नेपाल, बंगाल और जौनपुर के एरिया में हुआ करता था। बाद में सिकंदर लोधी जो है इस पर आक्रमण करके इसको तहस नहस करके खत्म कर दिया था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। फाल्गु नदी पर बने देश के सबसे लंबे रबर डैम जिसको गया में बना हुआ है, तो इसकी कुल लंबाई कितनी है? ठीक है, तो इसकी कुल लंबाई 411 मीटर है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। देखिए बुक में आंसर 441 मीटर दिया हुआ है, जो कि गलत है। ओके, इसकी लंबाई 411 मीटर है और चौड़ाई 29 मीटर है। तो आपको यही याद रखना है, 411 मीटर। पिछले वीडियो में सेट 1 में भी हम लोगों ने डिस्कस किए है। यूट्यूब पे हमने बहुत लोगों को देखा है कि वो लोग क्या बताए हैं, तो 441 मीटर ही बताया, लेकिन एग्जैक्ट आंसर 411 मीटर होगा, याद रखिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, शेरशाह ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को कितने सरकारों में विभाजित किया था? इन्होंने टोटल 47 सरकारों में विभाजित किए थे। 40 का यहाँ पे डी राइट आंसर का। शेरशाह के बारे में पूरा हिस्ट्री ही हम लोग, शेरशाह का पूरा डिटेल, सूर्यवंश का हर चीज डिटेल हम लोगों ने खत्म किया था सेट 1 में। और इस सेट 1 का आपको क्वेश्चन नंबर 13 इसके लिए देखना पड़ेगा। आपको शेरशाह के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी और बिहार में कैसे उनके क्या था। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बिहार के प्रथम लोकायुक्त थे?
बिहार के प्रथम लोकायुक्त के बारे में बताना है आपको, तो वह थे वासुदेव सोहोनी। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। लेकिन अगर आपसे पूछे वर्तमान में कौन है, वर्तमान लोकायुक्त कौन है बिहार के, तो जो वर्तमान लोकायुक्त है बिहार के वह है कीर्ति चंद्र शाह। कौन है? कीर्ति चंद्र शाह। ओके, यहाँ पे दिया ही हुआ है, कीर्ति चंद्र शाह वर्तमान में बिहार के लोकायुक्त हैं। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? तो उसमें विलियम टेलर था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन है बिहार में 1835 ईस्वी में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था? पहला जिला स्कूल 1835 में बिहार में कहाँ पे खोला गया था? तो ये आपको बताना है, ठीक है। इसको कहाँ पे खोला गया था? पटना में खोला गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर का पहला जिला स्कूल। अगर आपसे पूछे पटना पहला कॉलेज बिहार में कब खोला गया था? 1863 में। कौन सा कॉलेज था? पटना कॉलेज था, ठीक है। पहला यूनिवर्सिटी बिहार में कौन था, मतलब मॉडर्न बिहार में? तो वह था पटना विश्वविद्यालय। 1917 में इसको पटना यूनिवर्सिटी 1917 में शुरू किया गया था। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? कैमूर का पठार जो है वो चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। 44 का यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग बात कर रहे हैं 45 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। बोल रहा है बिहार का औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना किया गया था 1974 में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। बिहार में विधान परिषद की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो प्रथम बैठक बिहार में विधान परिषद का हुआ था 20 जनवरी 1913 को। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। जब 22 मार्च 1912 को बिहार अलग हो गया था, उसके बाद प्रथम विधान परिषद की बैठक 20 जनवरी 1913 को हुई थी। घाघरा जिसको सरयू नदी के नाम से भी जानते हैं, बिहार में किस स्थान पर गंगा से मिलती है? या बिहार में रिविलगंज, बिहार के जो रिविलगंज में है वहाँ पे गंगा से मिलती है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, छपरा में। बिहार में फल अनुसंधान एवं विकास संस्थान कहाँ स्थित है? फल अनुसंधान एवं विकास संस्थान बिहार में कहाँ पे स्थित है? भागलपुर में स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। बिहार में पहली बार पक्षियों के लिए गिनती कब की गई थी? बिहार में पहली बार पक्षियों के लिए गिनती कब किया गया था? अप्रैल 2022 में किया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? जगतपुर झील भागलपुर में, ये तो बिल्कुल सही है, जगतपुर झील भागलपुर में स्थित है। मत्स्य गंधा झील सहरसा में स्थित है, बिल्कुल सही है। खड़गपुर झील मुंगेर में स्थित है, ये भी सही है। भीम झील भी कहाँ स्थित है? मुंगेर में स्थित है। अजय झील यह रोहतास में नहीं होकर अजय झील कहाँ पे है? जमुई में है, ठीक है, तो ये याद रखना है। तो ये यहाँ पे सुमिलित नहीं था, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे जो सेट 50 का कंप्लीट कर लिए पूरा। यहाँ पे देख सकते हैं आंसर है, आपको पीडीएफ हम दे दिया करेंगे। सेट 2 का टोटल 50 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। मिलेंगे सेट 3 के साथ। और आपको ये पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है? थोड़ा सा डिटेल में है, लेकिन ये आपके बहुत फायदेमंद होगा आगे चल के। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। मिलते हैं सेट 3 के साथ। आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।